देश में एलपीजी की क्राइसिस है, वो उसको लेकर सरकार कई सारे ऑल्टरनेट ढूंढ रही है और हमारे साथ खास बातचीत करें जमा के प्रेसिडेंट सीके जैन साहब। सर, आपने सुझाया है कि इथेनॉल वाले स्टोव से अगर हम काम चलाते हैं तो एलपीजी को बहुत हद तक अपने घरों में बचा सकते हैं या फिर एक ऑल्टरनेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे ये संभव होगा, या कहीं हमने ये सोर्स देखा है, या भारत में कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, भारत में ये ऑलरेडी चल रहा है। जितने फायर प्लेसेस हैं बड़े बड़े हाउसेज में, तो वहाँ पे इथेनॉल जलता है, मतलब आर्टिफिशियल फायर प्लेसेस जहाँ लकड़ी नहीं जल पाती, तो इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। हमारा कहना ये है कि आप डोमेस्टिक को ना बदलो, सबसे पहले कमर्शियल से शुरू करो। कमर्शियल से शुरू करा जावे, क्योंकि कमर्शियल कंजम्पशन इज़ मोर देन 20-25% ऑफ द टोटल एलपीजी। वी डोंट से कि आप पूरा का पूरा रिप्लेस करो, बट ये हम ज़रूर कहते हैं कि 20 पर एक डिपेंडेंसी कम हो जानी चाहिए 20-25% से किसी और चीज़ से। दिस इज़ वॉट एवर से। अच्छा, दिस नीड्स स्टडी। इट इज़ नॉट दैट कि हमने आज कहा कल को वो लग जाए, ऐसा नहीं है। इट नीड्स स्टडी, एंड विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन कोई स्टडीज चलेगी नहीं। उनको अपना इंटेंशन दिखाना पड़ेगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे, पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी कि हमारे से क्या चाहिए, वी विल डू। बट गवर्नमेंट हैज़ टू शो इट्स इंटेंशन कि ही इज़ इंटरेस्टेड कि हम लोग स्टोव जो है डोमेस्टिक यूज़ को अभी छोड़ के कमर्शियल यूज़ में हम इस्तेमाल कराना शुरू करें। तो चिट्ठी लिखी है आपने, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल या कोई बातचीत अभी शुरू हुई है? देखिए, हमने चिट्ठी लिखी है, अभी रिप्रेजेंटेशन दिया है। दिस स्टार्टेड ओनली 10 days अगो। अब हमारे सरकार आजकल जो है एलपीजी में और क्राइसिस मैनेजमेंट लगी है। जब उन्हें फुर्सत मिलेगी तो हमें टाइम देंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या करेंगे। लेकिन हम लोग दूसरी चीज़ ये है, इमीडिएट सॉल्यूशन क्या है, ये तो दिस ए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म तो कई सारे हैं कि SAF भी है, IBA भी है, बट इमीडिएट सॉल्यूशन इज़ थोड़ी सी इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ानी चाहिए। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर मान लें 2000-10,000 करोड़ का और हम बचा लें तो क्या हर्जा है। आज से 10 साल पहले जो व्हीकल क्रॉप है हमारे देश में, 10 साल 15 साल की क्रॉप है, आज हमारे मौजूद है। 10 साल पहले इथेनॉल 5% ब्लेंड होता था, आज 20% हो रहा है। मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आपकी गाड़ी में कितनी प्रॉब्लम आई। आप जो सुनते हैं उसे एक बार भूल जाइए, आप अपना फील करिए। आप बाइक चलाते हो या आप कार चलाते हो, 5 साल 10 साल पुरानी गाड़ी हो, कितनी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। इंजन में जो माइलेज की बात करते हैं, माइलेज तो एडमिट करते हैं कि 2-3% कम होगा, लेकिन क्या हम सेल्फ रिलायबिलिटी, पॉल्यूशन लेस के लिए हम वो सरेंडर नहीं कर सकते? सर, अभी जो आपका इवेंट है वो DDGS को लेकर फोकस्ड है। DDG का जो शब्द पहली बार जनता ने सुना था वो तब सुना था जब अमेरिका से हमारे डील की बातचीत चली थी। अमेरिका से हमने वो खरीदने पर हम राज़ी हो गए हैं। क्या इसको लेकर हमारे मार्केट में कोई कंसर्न है, या इसको लेकर कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, या जितना अमेरिका से आएगा वो भी हम खपत कर सकते हैं? हम व्यापार मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से एक बार मिले थे, तो उन्होंने कहा देखो ये 5 लाख टन का हमने उन्हें कमिटमेंट किया है। 5 लाख टन हमारे यहाँ है करीब 70 लाख टन फीड के रिक्वायरमेंट। हालांकि 5 लाख टन कुछ होता नहीं है, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो अभी वो फाइनल होना बाकी है, अभी डील फाइनल होनी बाकी है। दूसरी, हमारा देश GMO प्रोडक्ट नहीं इंपोर्ट करता है, तो उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए सबसे पहले, उसके बाद ही हमारा ये DDGS आ पाएगा। थर्ड बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी DDGS बन रहा है, इट इज़ कॉम्पिटिटिव एज पर क्वालिटी इज़ कंसर्न्ड, बट प्राइस हमारे यहाँ लो हैं, तो मुझे लगता नहीं कि नियर फ्यूचर में वो आ पाएगा। लेकिन इट इज़ ओपन, हम लोग उससे अभी ज़्यादा परेशान नहीं हैं। इस क्वांटिटी इज़ लिमिटेड टू 5 लाख टन्स अगेंस्ट ए कंजम्पशन ऑफ 70 लाख टन्स। सो हमें परेशानी नहीं है उसमें। देखते हैं कब क्या होता है, GMO कब बदलता है, कब हमारा अमेंडमेंट आता है कि GMO प्रोडक्ट हम देश में अलाउ करेंगे, उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। और US के पास नॉन GMO कॉर्न नहीं है।
सर जिस तरीके का सिचुएशन ग्लोबली चल रहा है, युद्ध का 21वां दिन आज है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि डायरेक्टली प्रभावित हैं और कई सारे जो कि अलाइड हैं जो उनसे इम्पैक्ट हो रहे हैं। देश की हर पॉलिसी, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर इस पर इम्पेक्टेड है। सरकार का भी लगातार कहना कि हालात चिंताजनक है, अगर लंबा बढ़ता है तो दिक्कत आ सकती है। आपकी जो इंडस्ट्री है उससे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट है और वो कब तक सस्टेन कर सकते हैं? देखिए, इम्पैक्ट तो पहले हफ्ते से शुरू हो गया, आज तीसरा हफ्ता है। हमारे उसमें कहीं हम लोग पीएनजी लगाते हैं किसी प्लांट में, वो उसकी सप्लाई बंद हो गई, कम हो गई। पॉलीमर्स के रेट डबल हो गए, सारे पैकिंग मटेरियल की रेट सब बढ़ गए। केमिकल्स के रेट जो हमारे इंपोर्ट हो रहे थे, फ्रेट कंपोनेंट में सरचार्जेस लग गए। एक्सपोर्ट जो हमारे माल होते थे उसमें फ्रेट कंपोनेंट इतना बढ़ गया है, ओशन फ्रेट बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, सब अनवाइबिलिटी पे आ रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। इफ़ेक्ट बहुत है, हम फील नहीं, हमें रोटी मिल रही है, कपड़ा है, मकान है, हम उसमें खुश हैं, हम भारतीय हैं, हमारी तो नीड्स बहुत कम है, तो हम तो इसमें खुश हैं। तो लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा, हम कैसे देखेंगे इम्पैक्ट को? क्या दाम बढ़ाएंगे या कुछ और चीज़ें प्लान कर सकते हैं? दाम बढ़ाने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि इस बार बायर भी क्या करेगा। जो कंज्यूमर है वो अपना विद इन देश में जो भी होगा वही हो सकता है। दाम बढ़ाने का एवरीबडी विल सफ़र। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एवरीबडी विल सफ़र। कोई ये पास ऑन नहीं हो सकता प्राइस, कोई पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करके। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।